सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 25 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली इजराइल ईरान सीज फायर इज़ इन इफेक्ट सेज ट्रम्प। तो इसराइल और ईरान के बीच में काफ़ी डेंजरस मिसाइल वॉर हुआ। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सीज़ फायर अनाउंस किया। और हुआ क्या, बेसिकली ट्रंप ने बोला कि सीज़ फायर इफेक्टिव है, और लेकिन उससे वो पहले दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे पे बड़े बड़े मिसाइल अटैक्स किए, है ना। और इसराइल ने ईरान को के ऊपर जो है 8 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए, जबकि ईरान ने जवाब में 20 मिसाइल्स लॉन्च किए, जिसमें 4 लोग मारे भी गए। और सीज़ फायर एग्रीमेंट पे बोले कि दोनों देश बोले, इसराइल बोला कि जो है ईरान और इसराइल दोनों बोले कि अगर सामने वाला मानेगा नहीं तो हम भी सीज़ फायर को फॉलो नहीं करेंगे। और ट्रंप ने इसराइल को वार्निंग दी कि ट्रंप ने पब्लिक में इसराइल को बेसिकली कल ट्वीट भी किया कि बॉम्ब मत गिराओ वरना बड़ा वायलेशन होगा। और ट्रंप ने बोला कि इसराइल को रुकना चाहिए वरना चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। और तो बेसिकली न्यूक्लियर टेंशंस पे बोला कि ट्रंप ने क्लेम किया कि मैंने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स जो कि नतान्ज, इस्फहान और फोर्डो है उसको डिस्ट्रॉय किया है। और ईरान ने बोला हम न्यूक्लियर साइट्स का जो डैमेज है वो एसेस कर रहे हैं, है ना, और उन्हें रीस्टोर करेंगे। तो बेसिकली इजरायली जेट्स वापस लौट गए और सीज़ फायर फिलहाल लागू है, लेकिन सिचुएशन अभी भी फ्रेजाइल है। और ट्रंप का फाइनल मैसेज यही है कि दोनों देश वॉर नहीं चाहते, और मेरा काम था न्यूक्लियर साइट्स ख़त्म करना और वो मैंने कर दिया है, ऐसा बोलना है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 इन ग्लोबल एसडीजी रैंकिंग। तो इसको पेज नंबर 6 पे देखेंगे डिटेल में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली हैड इनवाइटेड राहुल फॉर टॉक्स ऑन वोटर रोल इशूज सेज इलेक्शन कमीशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन बेसिकली उन्होंने डिमांड किया था कि जो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस हुए उसका जो डिजिटल वोटर लिस्ट है वो मशीन रीडेबल और सीसीटीवी फुटेज वो तुरंत रिलीज़ किए जाएँ। तो उनका बेसिकली वो है एलिगेशन है कि जो है उन जो कॉन्स्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र की, वहाँ पे सिर्फ 5 महीने के अंदर 29,219 नए वोटर्स जो है ऐड हुए, और वोटर लिस्ट में 8% का ग्रोथ हुआ जो कि अनयूजुअल है। तो वही उन्होंने डिमांड किया है कि जो है ये मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट तुरंत जारी किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। और करंट स्टेटस ये इलेक्शन कमीशन ने भी बोला है कि जो है वो बात के लिए बातचीत के लिए तैयार है ना। और देखते हैं क्या होता है। ये मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट क्या है कि बेसिकली डिजिटल वर्जन होता है ये, जो भी वोटर लिस्ट है उसका डिजिटल वर्जन है ना, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए इजीली रीडेबल हो। ये पीडीएफ या इमेज नहीं होता, इसमें एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट होता है, जो कि सॉफ्टवेयर या डाटा एनालिसिस टूल इसे ऑटोमेटिकली स्कैन और चेक और कंपेयर कर सकते हैं, है ना। इसका फ़ायदा ये होता है बेसिकली डुप्लीकेट वोटर्स या फेक वोटर्स को पहचानने में आसानी होती है, वोटर लिस्ट का कंपैरिजन और ऑडिटिंग जल्दी हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी आती है ना। तो इस सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे 25 जो है सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग हुई वाराणसी में, ठीक है। और जिसमें कई सारे स्टेट्स जैसे कि यूपी, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ ने पार्टिसिपेट किया। तो मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ, बेसिकली ग्राम पंचायत में कैसे रेवेन्यू बढ़ाएं, वुमेन और चिल्ड्रंस के रेप केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने के लिए, और हर एक विलेज में बैंकिंग सुविधा कैसे प्रोवाइड की जाए, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बनाने के लिए, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को कैसे ख़त्म किया जाए, स्कूल ड्रॉप आउट को ज़ीरो करना, कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करना, ये सब बेसिकली डिस्कस हुआ, है ना। अब ये जोनल काउंसिल्स होती क्या है, बेसिकली जोनल काउंसिल्स डायरेक्टली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो कि लॉ के अंडर बनाई गई हैं, है ना। और तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर बनाई गई है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। और तो पर्पस क्या होता है, बेसिकली जो स्टेट्स होते हैं उनको कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन स्टेट और स्टेट के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में, है ना, स्पेशली मैटर्स जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, है ना। और तो 5 जोनल काउंसिल्स अपने यहाँ पे नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बेसिकली वो सेपरेट है, वो डिफरेंट एक्ट के अंडर बनाएगी, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 के अंडर, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्पोजिशन होता है बेसिकली इसके जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन वो होते हैं होम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन होते हैं सीएम, जो जितने भी स्टेट्स आते हैं होस्ट स्टेट्स,
उनके ये वाइस चेयरमैन होते हैं होस्ट स्टेट, और ये रोटेट होता है ईयरली जो है, किसी बार जो है एक स्टेट का सीएम बन गया, किसी बार एक स्टेट का सीएम बन गया। और मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर्स चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे इनवाइट जो है मेंबर्स होते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट अलॉट 20,787 करोड़ फॉर 800 किलोमीटर एक्सप्रेस वे। तो कौन सा एक्सप्रेस वे बेसिकली बन रहा है? शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट है ना, शक्तिपीठ। तो ये कनेक्ट करेगा कहाँ से कहाँ तक? बेसिकली जो है वर्धा टू सिंधुदुर्ग, ठीक है, जो कि बेसिकली आपका नागपुर टू गोवा साइड है, ठीक है, नागपुर टू गोवा साइड। और तो इसमें जो ट्रैवल टाइम है वो बेसिकली 18 घंटे से जो है वो 8 घंटे हो जाएगा, है ना। और प्रोटेस्ट किया, बेसिकली फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस जो प्रोजेक्ट है उस पर, क्योंकि लैंड एक्विजिशन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, 7,500 हेक्टेयर्स का। एलिगेशन से गवर्नमेंट ट्राइंग टू ग्रैब फार्मर्स लैंड फॉर प्राइवेट गेन्स। तो अब देखते हैं बेसिकली क्या कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है फंड्स, फार्मर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट टू ब्रिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू स्पीड अप इंडस्ट्रियल क्लियरेंसेस। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है जो अपना तेलंगाना गवर्नमेंट आई पास इंडस्ट्रियल अप्रूवल सिस्टम जो है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करने का जो है करने जा रही है। और इंडस्ट्रीज़ और आईटी मिनिस्टर ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अप्रूवल जो प्रोसेस है, अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, ठीक है, और इससे बिज़नेस अप्रूवल देने में जल्दी और क्लैरिटी मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जो है ये अनाउंस किया कि फ्रेंच बिजनेस डेलीगेशन का बेसिकली फ्रेंच बिजनेस डेलीगेशन आया था, उसके सामने अनाउंसमेंट हुआ, और ये दिखाता है कि तेलंगाना का जो है फोकस है वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स और टेक्नोलॉजी पर है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली फाइल एफिडेविट ऑन स्टेप्स टू कर ब्लैक मैजिक से सॉर्सरी केरला हाई कोर्ट। सॉर्सरी क्या होता है? कि जादू टोना होता है या मंत्र तंत्र जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे हो, ऐसा कुछ है ना। पे केरला गवर्नमेंट ने बताया कि जो है कोर्ट को बताया कि वो कोई लॉ नहीं बना रहे हैं ब्लैक मैजिक को कर्व या सॉर्सरी को कर्व करने के लिए। तो केरला हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा कि क्या इसका मतलब जो है आप ब्लैक मैजिक को सपोर्ट करते हैं, और कोर्ट ने जो होम सेक्रेटरी है वहाँ के उनको 3 हफ्तों में एफिडेविट फाइल करने का ऑर्डर दिया। तो पहले बेसिकली क्या हुआ कि पिटीशन में ये डिमांड की गई कि जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में जैसे ब्लैक मैजिक पे लॉ है, वैसे ही केरला में भी एंटी ब्लैक मैजिक लॉ हो, है ना। तो बेसिकली कोर्ट चाहती है कि गवर्नमेंट क्लियर करे कि वो ब्लैक मैजिक के जो मुद्दा है उस पर क्या स्टैंड रखती है, और एक्टिविस्ट चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो है लीगल एक्शन लेकर जो है ये जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस उस पर रोक लगाई जाए। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे 15th सेंचुरी लैम्प डिस्कवर्ड इन कर्नाटका टेम्पल। तो बेसिकली एक 15th सेंचुरी का एक एंटीक लैम्प मिला है, दीपा, जिसमें शैवा और जो वैष्णवा हैं कार्विंग है उस पर, है ना, कार्विंग्स दिखते हैं। तो कहाँ मिला है ये? बेसिकली उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, उडुपी कर्नाटका। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या बता रहे हैं कि इसमें शैवा कल्चर भी दिखता है, वैष्णवा स्कल्पचर्स भी दिखते हैं, जैसे कि शिवा को नटराज की तरह दिखाया गया है, और जो डांस कर रहे हैं बेसिकली अपने चारों हाथों से। लेफ़्ट साइड एक ड्रमर है, और पार्वती हैं बुल पे, गणपति हैं रैट पे, राइट साइड में जो है बिरंगी हैं, और गॉडेस मारी हैं, कुमारा हैं पिकॉक पे, है ना। तो बेसिकली क्या है, थीम क्या है ना, जो ये शैविज़म वाले की है थीम, प्रलय तांडव है, ठीक है, प्रलय तांडव। और जो वैष्णवा स्कल्पचर पे इसमें दिखाया गया है उसमें क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ब्रह्मा को दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें बुक है लेफ्ट हैंड में, अभय मुद्रा है राइट हैंड में, इंद्र को दिखाया गया है वज्र लेफ्ट में, है ना, अग्नि जो होल्डिंग फायर, वरुणा होल्डिंग्स कॉन्च। तो ये और जितने भी हैं वो बैलेंस पोस्चर में है। स्टोरी लाइन क्या इस पर डाली गई है, जब शिवा ने बेसिकली प्रलय तांडव किया तो सब देवता वैकुंठ गए, और विष्णु जी से रक्षा की प्रार्थना की। तो विष्णु जी ने बेसिकली शिवा को शांत किया, और लैम्प के बेस में गरुड़ है ना, जो और शिवा अंजलि मुद्रा में शांत रूप में दिखते हैं।
तो इम्पोर्टेंस क्या है, ये रेयर आर्टिफैक्ट है शैविज़म और वैष्णविज़्म का, कि यूनिटी और हार्मनी को दिखाता है। एक ही वास्तु में दो मेजर हिंदू ट्रेडिशन, एक ही वस्तु में बेसिकली दो हिंदू ट्रेडिशंस का जो है वो हार्मनी दिखाता है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे नो अल्टरनेटिव टू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी सेज इंडिया। तो जो सीज़ फायर हुआ ईरान और इसराइल के बीच में, वो उसको बेसिकली इंडिया ने वेलकम किया, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा कि रीजन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और पीस जो है वो ज़रूरी है। सॉरी, आज थोड़ा गला ख़राब है। जो डायलॉग और डिप्लोमेसी है उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन जो है वो पीस से ही हो सकता है, और इंडिया इज़ रेडी टू मेक हिज कंट्रीब्यूशन, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे हाई कोर्ट ऑर्डर्स नोटिस टू 5 IAS ऑफिसर्स HR and CE ऑफिशियल इन कंटेम्प्ट पिटीशन। तो मद्रास हाई कोर्ट ने 5 IAS ऑफिसर्स को जो है बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में नोटिस भेजा है। और बेसिकली कंटेम्प्ट किस बात का था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो है बेसिकली पिटीशन डाली थी कि देवनाथा स्वामी टेम्पल जो है, देवनाथा स्वामी टेम्पल, इनकी ज़मीन पे जो है बेसिकली सेंट जोसेफ स्कूल ने कब्ज़ा किया है, ठीक है। तो कोर्ट ने अप्रैल 2024 में कहा था कि स्कूल को अल्टरनेटिव जो है वो लैंड दिया जाए, और टेम्पल की बाकी ज़मीन का जो है वो सर्वे कराया जाए, है ना, और 3 महीने में हो। अगर इलीगल कब्ज़ा मिला तो एक्शन लेने को बोला। तो बेसिकली तो पिटीशन डालने वाले का कहना है कि कोर्ट के आदेश का अब तक कोई पूरा नहीं किया गया है। 6 महीने का टाइम दिया गया था, पर लैंड अलॉटमेंट और सर्वे में डिले हो रहा है ना। तो इस पे अलग अलग टाइम पर जो है 5 IAS ऑफिसर्स पे जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है। कंटेम्प्ट 2 टाइप का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, है ना, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, सिविल कंटेम्प्ट होता है जब कोई भी इंडिविजुअल कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं करता है, तो वो सिविल कंटेम्प्ट होता है। जैसे कि कोर्ट ने बोला कि ज़मीन से हटाया जाए, पर वो आदमी नहीं हटा, तो ये सिविल कंटेम्प्ट है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है कि जब कोई इंडिविजुअल जो है वो कोर्ट या जज के खिलाफ बदतमीज़ी से बोले या फिर झूठी बातें फैलाए, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में या फिर वो प्रोसीडिंग्स में ऑब्स्ट्रक्ट करे, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। जैसे इसमें किसी ने मान लीजिए कि कोर्ट में किसी ने गाली दे दी या फिर जो है झूठी न्यूज़ चला रहा है, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। और कोई ऑर्डर किसी का नहीं मान रहा है कोर्ट का, तो वो सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। और ये पावर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर जो है कोर्ट को मिलती है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली सेंटर गिव्स नॉट्स फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट वर्थ ₹2000 करोड़। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 13 नए जो है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, है ना। और टोटल वैल्यू कितना है 1981.9 करोड़, ताकि आर्मी की जो काउंटर टेररिज्म पावर है उसको बढ़ाया जा सके। और ये सब इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर किया गया। और जो इसका एम बेसिकली जल्दी से मॉडर्न इक्विपमेंट लाना, आर्मी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ट्रूप्स की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस बढ़े, उसके लिए किया गया है ना। और क्या क्या ख़रीदा गया है बेसिकली, ड्रोन डिटेक्शन और इंटरसेप्शन सिस्टम, लाइट वेट रडार्स, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल और लॉन्चर्स, ड्रोन्स, लॉइटरिंग munitions, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, ये सब चीज़ें, नाइट विजन लैम्प्स, है ना, नाइट विजन साइट्स फॉर राइफल्स। तो ये ज़रूरी सब क्यों है, बेसिकली आर्मी को टेररिज्म से जो है लड़ने में ज़्यादा पावरफुल बनाएगा, सिचुएशनल अवेयरनेस, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन बढ़ाता है। और ये सब कुछ इंडियन सिस्टम है, मेक इन इंडिया का सपोर्ट करता है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली PM इनवाइट्स मॉरिशियस काउंटर पार्ट टू इंडिया। तो PM ने मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर से बात की, और बेसिकली जो है मॉरिशियस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पूरा सपोर्ट देने का प्रॉमिस किया। और इनको बेसिकली वहाँ के जो PM है उनको इंडिया आने का इनविटेशन दिया है। और बात हुई डेवलपमेंट पार्टनरशिप के मुद्दे पर, डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, पीपल टू पीपल टाइज, ये सब पे बात हुई। और क्या मैसेज गया है कि बेसिकली इंडिया और मॉरिशियस के बीच एक स्पेशल और यूनिक रिलेशनशिप है, और दोनों लीडर्स ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और जो कॉपरेशन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का कमिटमेंट दिखाया, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे हिमाचल पुलिस गेट्स प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, पुलिस बिल गेट्स प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश पुलिस अमेंडमेंट बिल 2024 को असेंट दिया है ना। और बिल का एम क्या है कि बेसिकली जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनको बिना जो है गवर्नमेंट परमिशन के बिना जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और ये प्रोटेक्शन उन्हें ड्यूटी जो है अपना जो है ट्रांसपेरेंट और विदाउट एनी फियर जो है करने के लिए दिया गया है ना। के सीएम ने बोला बेसिकली ऑफिसर्स को फियरलेसली जो है वो ड्यूटी काम करने का मौका एनवायरनमेंट देना चाहिए, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ब्रेक्स इन टू टॉप 100 इन ग्लोबल एसडीजी रैंकिंग। तो जो एसडीजी रैंकिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, उसमें इंडिया पहली बार टॉप 100 में आया है, जिसकी रैंकिंग 99 आउट ऑफ 167 है ना। 2025 में क्या रैंकिंग आई? 99। तो स्कोर कितना रहा है? स्कोर रहा 67 आउट ऑफ 100, है ना। और पिछली बार से बेहतर है। 2022 में बेसिकली 2024 में ये रैंकिंग 109 थी और इससे पहले और भी ज़्यादा थी, तो इस बार बेटर रैंकिंग आई है। और जो बेसिकली फर्स्ट परफॉर्मर रहा वो फिनलैंड रहा, है ना, फिनलैंड। सेकंड कौन रहा? स्वीडन। थर्ड जो था वो डेनमार्क, ठीक है। कंसर्न्स क्या है बेसिकली, और चाइना की रैंकिंग है। चाइना बेसिकली 49 था, है ना, और यूएसए 44th। और अपनी जो नेबरिंग कंट्री है भूटान, उसकी और भी अच्छी रैंकिंग है, 7 नहीं, भूटान की 74th है ना। और नेपाल की 85th, बांग्लादेश की 114th, है ना। और पाकिस्तान की कितनी है? 140, ठीक है। तो अब कंसर्न इसमें क्या बताते हैं? कंसर्न इसमें ये बताते हैं कि सिर्फ 17% ही जो है वो एसडीजी टारगेट्स हैं वो 2030 तक अचीव होने के ट्रैक पर हैं। प्रॉब्लम्स है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते रहते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स बताते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑडिट रिवील्स मल्टीपल सेफ्टी वायलेशंस डिफेक्ट्स एट मेजर एयरपोर्ट्स। तो बेसिकली मेजर एयरपोर्ट जैसे दिल्ली और मुंबई में नाइट और अर्ली मॉर्निंग सर्विस में क्या प्रॉब्लम मिला कि रनवे लाइन जो है वो फेडेड है, विजिबिलिटी कम है, और ऑब्स्ट्रक्शन डेटा 3 साल से अपडेट नहीं किया गया है। तो ऑब्स्ट्रक्शन डेटा वो बेसिकली अपडेट नहीं किया गया। डोमेस्टिक फ़्लाइट डिले हुई, बेसिकली टायर जो है उनके वॉर्न आउट हैं, मतलब पुराने हो चुके हैं, है ना, और घिसे हुए हैं। एयरक्राफ्ट जो मेंटेनेंस है और रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है उनको। सिमुलेटर जो एयरक्राफ्ट है से मैच नहीं कर रहा है और सॉफ्टवेयर भी आउटडेटेड है। तो रिपीट डिफेक्ट्स जो है बार बार एयरक्राफ्ट में मिल रहे हैं, इसका मतलब मेंटेनेंस या मॉनिटरिंग वीक है। तो डीजीसीए का क्या एक्शन है कि सभी जो प्रॉब्लम्स की रिपोर्ट एयरलाइंस एयरपोर्ट को दी गई और 7 दिन के अंदर करेक्टिव एक्शन लेने को बोला गया, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे चेक्स चैलेंजेस को होते रहेंगे सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए एयरलाइंस की, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रेजेस ऑटो सेटलमेंट लिमिट फॉर एडवांस क्लेम्स फॉर मेंबर्स टू 5 लाख। तो ईपीएफओ ने एडवांस जो क्लेम होता है उसकी लिमिट जो है 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है ना। और ये काम किसके लिए होता है? अगर कोई ईपीएफओ मेंबर को अर्जेंटली पैसे चाहिए किसी इलनेस के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, है ना, और शादी के लिए, घर बनवाना है, ठीक है, तो उसको जो है 5 लाख तक का क्लेम कर सकता है। और ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो कि कोई ह्यूमन चेकिंग नहीं होती इसमें, और सिस्टम खुद डेटा चेक करता है और अप्रूव कर देता है। पेमेंट फास्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाता है। और तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि जो है 2024-25 में 2.34 करोड़ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है और ये 161% का जंप है। और इंडिया का इंटरनेशनल पोजीशन बोले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कहा कि 94 करोड़ लोग जो है इंडिया में बिना किसी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है उनको, है ना। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मतलब जैसे कभी कुछ उनको हो जाए तो प्रॉब्लम में उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, जैसे इंश्योरेंस हो गया, तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होता है। और 2025 में ये सिर्फ 19% जो है लोग थे, आज ये 64.3% है। और इंडिया अब जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी कवरेज, है ना। तो नेक्स्ट न्यूज़ उसमें बेसिकली 22,000 कैंप हेल्ड टू टेक जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान।
तो इसमें पिछले 9 दिनों में जो है गवर्नमेंट ने 22,000 कैंप्स लगाए पूरे देश में, और ये कैंप्स बेसिकली शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ जो है उन लोगों में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें पहुंचाने के लिए लगाए, है ना। क्या है ये धरती आबा जनजातीय अभियान जो है ये बेसिकली 2023 में लॉन्च हुआ, है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि 100% जो सैचुरेशन करना है गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर जो स्कीम्स चल रही हैं शेड्यूल ट्राइब विलेजेस में, जो फोकस करेंगे मोस्ट बैकवर्ड ट्राइबल रीजन्स, और गोल होगा कि जितने भी ट्राइबल इंडिविजुअल्स हैं और जो उनके फैमिलीज, उनको जो गवर्नमेंट स्कीम्स का पूरा फ़ायदा पहुंचाना, और उनके जो विलेजेस हैं उनको अपलिफ्ट करना और इंटीग्रेट करना स्कीम्स जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। जैसे इसमें क्या क्या कवर होता है कि एक्सेस हो आधार का, जन धन अकाउंट्स का, आयुष्मान भारत कार्ड्स मिले, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान, स्किल ट्रेनिंग, है ना, और लाइवलीहुड सपोर्ट, ये सारा इसमें कवर होता है ना, एक्सेस पहुंचाना। और धरती आबा बेसिकली जो है वो रेस्पेक्टफुल टाइटल है बिरसा मुंडा, जो आइकॉनिक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है उनके नाम पे, है ना। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली यहाँ पे जो कैंसर, ब्लड कैंसर होता है उसमें एक थेरेपी यूज़ होती है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स, ठीक है। तो उस थेरेपी के बारे में है। तो अब रिसर्च क्या है कि नई कार टी सेल थेरेपी अब बेसिकली बॉडी के अंदर ही ट्रीटमेंट मिल सकता है। पहले क्या था कि बेसिकली ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है कार टी, है ना, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट, ये एक एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट है ना, जिसमें पेशेंट के खुद के टी सेल्स लिए जाते हैं और उसे लैब में मॉडिफाई किया जाता है, उसको फिर से वापस बॉडी में डालते हैं, है ना। और ये थेरेपी बेसिकली ब्लड कैंसर्स जैसे ल्यूकेमिया और लाइफोमा के लिए यूज़ होती है। और अब तक ये थेरेपी जो है वो बहुत ही कॉस्टली है, 60 से 70 लाख रुपए है, और स्लो और कॉम्प्लेक्स थी। तो नई रिसर्च क्या है कि यूएस के रिसर्चर्स ने बेसिकली एक नया मेथड दिखाया जिसमें टी सेल्स को ये पहले यहाँ पे टी सेल्स को निकालते थे, फिर लैब में मॉडिफाई करते थे, फिर बॉडी में डालते थे। अब यूएस के रिसर्चर्स ने दिखाया ये टी सेल्स जो है बेसिकली वो बॉडी के अंदर ही इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है ना। और ये मेथड यूज़ करके जो है जो एमआरएनए होता है और लिपिड नैनो पार्टिकल्स, है ना, इसे लैब जाने की ज़रूरत नहीं है। वायरल वेक्टर्स और केमोथेरेपी भी स्किप हो सकते हैं। तो कैसे काम करता है बेसिकली, एमआरएनए को जो है ये लिपिड जो नैनो पार्टिकल्स हैं उसके ज़रिए जो है वो जो टारगेट सेल है जैसे टी सेल और CD8 सेल तक भेजा जाता है, और टी सेल कैंसर को पहचान कर टारगेट वो करता है बेसिकली, है ना, पर मार देता है। तो ये ऐसे काम करता है। और माइस और मंकी में जो है ये ट्रायल बेसिकली वो सक्सेसफुल रहा है। माइस और मंकी में कैंसर सेल्स और बी सेल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। तो रिस्क क्या है बेसिकली, एक मंकी को सीवियर इम्यून रिएक्शन हुआ इस टेस्ट से, और अभी तक ह्यूमन ट्रायल्स जो है वो पेंडिंग है। और रिप्रोडक्टिबिलिटी और जो है स्केलेबिलिटी जो है एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया के लिए क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, इंडिया में 20 सेल कैंसर्स जो है और ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और करंट जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है ना, और लिमिटेड सेंटर्स में अवेलेबल है इंडिया में। ये नया मॉडल अगर सफल होता है तो जो है लो कॉस्ट एक्सेसिबिलिटी थेरेपी बन सकती है, स्पेशली रिमोट एरियाज़ के लिए, है ना। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली कार्बन कैप्चर को लेके जो एक टेक्निक होती है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को ज़मीन में लॉक करने का। तो एक नई टेक्निक बताई गई है एनहांस्ड रॉक वेदरिंग। ये एक नया तरीका है क्लाइमेट चेंज से लड़ने का, ऐसा बोल रहे हैं। तो इस नई टेक्निक में जो है जो क्रश्ड रॉक होता है जैसे बसाल्ट को फार्म्स में डाला जाता है, ठीक है। और तो इस कैसे काम करता है ये, जब बारिश होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बेसिकली जो बारिश में घुल जाती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। तो ये क्या करती है, ये बेसिकली रॉक्स को ब्रेक करती है ना। इससे जो CO2 है सॉइल में बाइकार्बोनेट ये जो सॉइल में चलाता है बाइकार्बोनेट या लाइमस्टोन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जो ये प्रोसेस है उसको टर्बोचार्ज करता है, ये टर्बोचार्ज
फाइनली ग्राउंड जो है बसाल्ट का यूज़ करके सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि CO2 ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। और तो फ़ायदा क्या है, बेसिकली कंपनीज जैसे टेक्नोलॉजी, एयरलाइंस, फैशन ब्रांड्स जो है, ये सब ये टेक्निक है जिसको बोलते हैं, क्या क्या नाम था इसका, एनहेंस्ड रॉक वेदरिंग, है ना। तो इस प्रोजेक्ट से जो है कार्बन क्रेडिट्स खरीद रही हैं अपने एमिशन ऑफसेट करने के लिए। और इस टेक्निक से सॉइल की क्वालिटी भी सुधर सकती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्रॉप बेटर ग्रो करती है। चैलेंजेस क्या हैं कि कार्बन कितना कैप्चर होता है इस पर डाउट है, और मेजरमेंट मुश्किल है। CO2 कितना कैप्चर हुआ या एक्यूरेटली पता नहीं चलेगा। और रिस्क क्या है, कुछ रॉक्स में हैवी मेटल्स होते हैं, है ना, जो हार्मफुल हो सकते हैं। और प्रोटेक्टिव गियर्स जो है वो ज़रूरी होता है जब फाइनली ग्राउंड रॉक को स्प्रेड किया जाता है। तो है कि बेसिकली जो ये टेक्निक है एक प्रॉमिसिंग और इवॉल्विंग सॉल्यूशन है ना, और क्लाइमेट चेंज के लिए स्पेशली स्कोप है, लेकिन एक्यूरेट मेजरमेंट और राइट रॉक और सेफ्टी जो है वो इम्पॉर्टेंट है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे मैरीटाइम बॉडी साउंड्स अलार्म ऑन ऑर्डर टू रिटायर ओल्ड शिप्स। तो डायरेक्टर जनरल शिपिंग ने एक नया ऑर्डर जो है वो निकाला है जिसमें बोला गया है कि जो है 20 साल से जो पुराने शिप्स हैं उनको स्क्रैप करना पड़ेगा, है ना, चाहे वो अभी भी सेफ़ चल रहे हों। तो इसका इम्पैक्ट क्या है कि बेसिकली 700 से ज़्यादा इंडियन फ्लैग शिप्स जो है मोस्टली कोस्टल और शॉर्ट डिस्टेंस में काम करते हैं, उनको रिटायर करना पड़ेगा। और 20,000 जो सी फेरर्स हैं उनकी नौकरी भी चली जाएगी, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों के लाइवलीहुड पर असर पड़ेगा। तो मैरीटाइम इंडस्ट्री का ऑब्जेक्शन है कि वो लोग कह रहे हैं कि पुराने शिप्स भी सेफ़ होते हैं, वो अगर रेगुलर मेंटेनेंस से अच्छे कंडीशन में होते हैं। और तो एक एक्सपर्ट ने क्या कहा, बेसिकली ये ब्लैंकेट बैन और पेनल्टीज मैरीटाइम इकोसिस्टम के लिए वो थ्रेट है ना। नेक्स्ट जो है बेसिकली वहाँ पे एक्सपोर्टर्स नीड नॉट हैव टू बी लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एनी मोर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने क्या बोला कि जो है अब एक्सपोर्टर्स को SEZ में होने की ज़रूरत नहीं है अपना माल जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए, है ना। और इंडिया का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड बात करें तो 2023-24 में वो टोटल एक्सपोर्ट $825 बिलियन करा, जो ऑल टाइम हाई है। और एक्सपोर्ट ग्रोथ 6.3% रही, जबकि ग्लोबल जो ग्रोथ है वो 4% की थी, है ना। और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने वाली स्कीम्स इसमें कुछ बताते हैं, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स, ये सारी स्कीम से फ़ायदा हुआ। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ओपन्स पोर्टल फॉर इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे जायंट्स हैं वो अब इस स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकती हैं टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। तो जो अब टेस्ला जैसी बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ अपनी इंडिया में अपनी कार बनाने के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और बेसिकली इसमें होगा क्या, इस स्कीम में जो है सिग्निफिकेंटली जो है लोअर इंपोर्ट टैक्स लगाया जाएगा, जो ऑटो मेकर जो प्लेस करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए डोमेस्टिक जो इंडिया में EV प्रोडक्शन के में इन्वेस्ट करेंगे उनको, है ना। इससे बेसिकली जॉब्स बढ़ेंगे, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, है ना, और क्लीन एनर्जी को भी सपोर्ट होगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स आई गोल्ड, यूरो एंड युआन एज डॉलर वेन्स। तो दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो जो ट्रिलियन डॉलर्स के रिजर्व संभालते हैं, वो अब डॉलर से दूर होकर जो है बेसिकली गोल्ड और यूरो और चाइना का जो युआन है उसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। और ये एक सर्वे के मुताबिक जो 1/3 जो सेंट्रल बैंक्स हैं अगले 1-2 साल में बेसिकली गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ाने वाले हैं। और डॉलर का भरोसा जो है वो कम हो गया है, खासकर अमेरिका की जो पॉलिटिकल सिचुएशन और ट्रम्प की जो नए टैरिफ्स के बाद। और सर्वे में यूरो और युआन को नए ऑप्शंस के उसमें देखा जाता है फॉर्म में। और आने वाले 10 सालों में जो है ये युआन का हिस्सा बेसिकली 6% तक बढ़ने का एस्टिमेट है, और यूरो भी अपना पुराना शेयर वापस जो है ले सकता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे ट्रम्प रिमेन्स डाइसी अबाउट नाटोज म्यूचुअल डिफेंस गारंटीज़। तो पहले नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये 1949 में बना था, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और आज के टाइम में नाटो में 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं, है ना, और मोस्टली यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जैसे देश, ये USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, टर्की, ये सब हैं। एम क्या है बेसिकली एक दूसरे की सिक्योरिटी इंश्योर करना। अगर किसी एक नाटो मेंबर पे कंट्री पे अटैक होता है तो बाकी सारे देश मिलकर उसकी मदद करते हैं।
इसको जो है आर्टिकल 5 के अंदर ये बेसिकली है डील होता है, और पीस और सिक्योरिटी बनाए रखना इसका एक गोल है ना। और तो बेसिकली न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि बेसिकली अमेरिका के जो है प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने नाटो के साथ अपनी कमिटमेंट को लेकर डाउट क्रिएट कर दिया है। तो नाटो का जो ये रूल है आर्टिकल 5, जिसमें एक कंट्री पर भी अटैक होता है तो बाकी सारे देश मिलकर उसकी मदद करेंगे। तो ट्रम्प ने बोला ये डिपेंड करेगा ऑन योर डेफिनेशन, ठीक है। और यानी पुराना साफ जवाब नहीं दिया इस पर। और ये बात जो है यूरोप के जो लीडर्स हैं उनको टेंशन दे रही है, कि ट्रम्प पहले भी नाटो के खिलाफ बोल चुके हैं, और उन्होंने कहा कि सबको अपना डिफेंस के लिए जो है ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, 5% ऑफ जीडीपी तक। और तो बेसिकली ये है न्यूज़ इसमें, है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने डिटेल से सारी न्यूज़ को डिस्कस किया। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।